I would like to request our principal sir, Dr. Abu Bakr Bawazir, to please welcome him amongst us for this event. Thank you very much, sir. Talking about Mr. Tushar Shinde, he is a Master's in Artificial Intelligence and Machine Learning from Indian Institute of Science, Bangalore, Bachelor's in Computer Science from National Institute of Technology, Nagpur, and he has been fulfilled a program of international business education from European Innovation Academy, Doha, Qatar unit. If we see the honors and achievements which he have been allotted with, he has been a delegate at National Youth Conference for presenting the ideas on UN SDG 8, Decent Work and Economic Growth 2019. He has been a guest speaker on artificial intelligence and startups at Summer School IIS, speaker on creative intelligence at Summer School IIT, secured All India rank 37 in GATE 2016, the entrance exam for PG studies in India. The token of honor by Ministry of Culture, Government of India for presenting solar cell powered e-rickshaw. He has a corporate experience of a data scientist in a French company named Publicis Group, product manager at San Francisco based startup Hypersonics A. If we talk about his startup experience, currently, as you all know, he is the founder of Badnaam Chai. But apart from this, he has been a co-founder of Yellowbacks and a co-founder of product designer of Organolite, where the people on the website of e-commerce can buy organic vegetables and fruits. And it was dated back 2014 when this concept was very new in India. So we have a dynamic personality among us. So I call upon Mr. Tushar to hand over the session and make the students aware about the business model. Thank you very much for having me. I'll be speaking in Hindi plus English. I hope you guys will be comfortable. सब ठीक है? अभी आप मुझे बताइए यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो शरीर से यहाँ पे है लेकिन दिमाग से कहीं और है? बहुत सारे लोग हैं। मैं जब आप लोगों में बैठता था, मैं जब ऑडियंस पे बैठता था, तब मेरा दिमाग एक तो खाने में रहता था या कहीं पे दोस्त के साथ कहीं पे घूमने जाना है। तो बहुत सारे लोग अब भी यहाँ पे होंगे जो बाहर है। सो आई रिक्वेस्ट देम बस 10-15 मिनट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर लो। आज मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बताऊंगा क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैम ने जैसा बताया बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई है, बट हर एक अच्छी चीज़ के पीछे 100 बुरी चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पे तुम फेल हुए हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? और किसी को भी बोर हुआ या कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, आप उठ के चले जा सकते हो, बिकॉज इफ आई एम बोरिंग यू आई वोंट डिजर्व दैट, राइट? आई वोंट डिजर्व योर अटेंशन। आई होप आई वोंट बोर यू। अगर कुछ डाउट हो तो वी विल हैव अ Q&A सेशन आफ्टर दिस। तब आपके जो भी डाउट्स आपको पूरे सेशन में आए या इसके पहले जो भी डाउट्स हो बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, मूवीज़ के बारे में, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है? सो विल स्टार्ट। तो अभी कितने लोगों ने यहाँ पे शार्क टैंक देखा? शार्क टैंक इंडिया करके एक सीरीज आई थी, काफ़ी सारे लोगों ने देखा। जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें पता है एटलीस्ट शार्क टैंक क्या है? नहीं? ओके, शार्क टैंक एक इन्वेस्टमेंट शो है जहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं या बिजनेस पीपल आता है या लोग आते हैं और तो शार्क टैंक एक ऐसा शो है जहाँ पे अलग अलग लोग आके अपने आइडियाज प्रेजेंट करता है। सपोज मैं आ गया, मेरा कुछ तो आइडिया लेके कि मुझे टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है या टेस्ला जैसी गाड़ी बनानी है, आप मुझे 2 करोड़ रुपया दे दो, ठीक है? तो अभी चलो आपके पास पैसे हैं, सबके सब यहाँ पे करोड़पति बैठा है, ऐसा मानता है, ठीक है? होंगे भी, मुझे नहीं पता, तो एटलीस्ट मानता है।
आपके पास हर एक के पास 1-2 करोड़ रुपए लिक्विड कैश है। लिक्विड कैश मतलब आप दे सकते हो, किसी पे ट्रांसफर कर सकते हो इमीडिएटली। तो आपको, बट आपके पास, मैं अकेला नहीं हूँ जिसके पास एक आइडिया है। मेरा दोस्त बैठा है, उसके पास एक अलग आइडिया है, वो भी काफी बढ़िया लग रहा है। और एक तीसरा बंदा है, कोई एक और एक महिला है, ऐसे कई सारे 10-12 लोग हैं आपके पास जो अलग अलग आइडियाज लेके आ रहे हैं कि सर आपका पैसा मुझे दे दो क्योंकि मेरा आइडिया बढ़िया है, वो ज्यादा पैसे कमाएगा, ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट करेगा, राइट। हर बंदा या बंदी यही कह रहा है 10 के 10। तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा आइडिया अच्छा है, कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, या कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, राइट। अभी आप जिस स्टेज पे, और थर्ड फाइनल ईयर या मास्टर्स के स्टूडेंट्स होंगे, ये लाइफ का ऐसा स्टेज है जहाँ पे आप पूरी तरीके से कॉलेज में भी नहीं होते, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं होते, रियलिस्टिक जिंदगी जिसको बोलते हैं, कहीं पे बीच में फंसे हुए हो। इसके बाद अब जब असली दुनिया में जाओगे, कई सारी नई चीजें पता चलेंगी कि दुनिया कैसे काम करती है, प्रॉफिट लॉसेस कैसे होता है, जिंदगी जीने के लिए करियर कैसे सेट करना पड़ता है, ये सारी चीजें वहाँ पे आती है। तो इस स्टेज पे लाइफ के ऐसी चीजें जज करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 करोड़ रुपया तो है, लेकिन किस आइडिया में डाले ये इसका नॉलेज आपको नहीं है, क्योंकि उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। कौन सी आइडिया काम कर जाएगी अगले 10 सालों में, कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक स्ट्रक्चर बिठा सकता है कि अच्छा ये इसका प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है, ये 10,000 लोगों को एड्रेस करता है, या 1 लाख लोगों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, या इसका रेवेन्यू मॉडल अच्छा है, इसका बिजनेस प्लान अच्छा है। कई सारी चीज़ें होती है जो आप देख के एक आइडिया को जज कर सकते हो। नॉट 100% बट क्लोज टू दैट, 99% आप जज कर सकते हो। तो ये एक दिक्कत होगी जो आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक डोमेन नॉलेज होता है, वो इस स्टेज पे नहीं आता। तो ये अपने पास पहली प्रॉब्लम है। अभी दूसरी प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, हाथ उठाइए, जो अपने दिमाग से सोचते हैं। अच्छा, बाकी सब लोग घुटनों से सोचते हैं क्योंकि इतनी सारी ऑडियंस में से मुझे 10-15 हाथ दिखाई दिए। फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो अपने दिमाग से सोचते हैं? ठीक है, अब आप शायद क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप वापस आइए हॉल में, खाने पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। तो एक ब्रेन इमेजिंग स्कैनिंग टेक्नोलॉजी होती है, जिससे साइंटिस्ट को ये पता चला कि एक साधारण आदमी के दिमाग में तकरीबन 6000 थॉट्स आता है पूरे दिन में, अलग अलग प्रकार के अलग अलग थॉट्स आता है। उसमें से तकरीबन 101 थॉट्स जो रहते हैं वो नए रहते हैं, क्रिएटिव, मतलब व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, उस टाइप के कि क्रिएटिव थॉट्स रहेंगे, क्रिएटिव आइडियाज रहेंगी, कोई बिजनेस की आइडिया रहेगी, कोई सोशल वर्क की आइडिया रहेगी, कुछ नया जो किसी ने नहीं सोचा हो या कम लोगों ने सोचा हो। तो ऐसे ही कोई एक रैंडम पर्सन, सर आपका नाम क्या है? जी हाँ, तबरेज। तो तबरेज जी, आपके दिमाग में कोई तो ऐसा रैंडम थॉट करते करते एक बिजनेस आइडिया आ गया कि यार मैं ऐसा ऐसा कुछ बनाऊंगा तो ये चल जाएगा, ऐसा आपको थॉट आया। अभी आपको पता नहीं है कि इसको आगे कैसे लेके जाना। आपके पास पैसा है, जैसे मैंने बताया आप ऑलरेडी करोड़पति हो, तो आपके पास रिसोर्सेस है, पैसा। आपके साइड में जो 2-3 लोग बैठा है वो आपके टीममेट्स है, किसी को कोडिंग आती है, कोई ऐप बना सकता है, कोई मार्केटिंग में अच्छा, कोई सेल्स में अच्छा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा है। तो आपके पास टीम भी है, आपके पास जुनून है, आप यंग लोग हो, आपके पास जुनून है कि कुछ करना है, बिजनेस करना है, राइट। तो आपके पास जुनून है, आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास टीम है। तो आगे क्या करोगे आप? आगे कौन से स्टेप्स लोगे कि अच्छा ये आइडिया अच्छा है, बुरा है, ये वेरीफाई करने के लिए, या इसको एक एक्चुअल बिजनेस बनाने के लिए? क्योंकि आइडियाज तो आप खाना खा रहे हो या खेल रहे हो, आइडियाज तो सबको आता है, लेकिन सब आइडियाज अच्छे नहीं होते, या सब आइडियाज का बिजनेस नहीं बनता। तो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का तरीका आना चाहिए। अभी आपने जिंदगी में कभी कोई आइडिया सोचा ही होगा, हर एक बंदी सोचता है अलग अलग आइडियाज। कोई एक आइडिया बताइए जो आपको लगा कि अरे यार ये काफी बढ़िया आइडिया, कोई भी रहे प्लीज। सर मुझे एक आइडिया था कि भाई एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की, हालांकि मेरे फादर ने अच्छी खासी की है, लेकिन मेरे तरफ से कुछ करना बोला आप करोड़पति हो ऑलरेडी? नहीं सर, करोड़पति नहीं सर, एवरेज। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, और जैसे कि रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम फिक्स है, उसमें आपको कोई रिस्क नहीं वगैरह कुछ नहीं, खाली इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप लाइफ टाइम उससे इनकम निकाल सकते हो। और फिलहाल भी मेरा वो सब चलता है, लेकिन इससे बड़ा हो कि तो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं कि कोई बैंक को दे दिया, या फिर कोई मैरिज हॉल या वगैरह वगैरह बना लिया, उसके वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप लाइफ टाइम इनकम निकाल सकते हैं। ऐसा एक आइडिया था, उसके लिए
ठीक, तो रियल एस्टेट में आपका ये आइडिया है कि कुछ बड़े बड़े रियल एस्टेट एसेट्स खरीद के रखो, मैरिज हॉल हो गया या कोई फंक्शन हॉल हो गया या कोई ऑडिटोरियम हो गया, या ऐसी जो चीज़ जो आप रेंट पे दे सकते हो, ताकि आप काम भी नहीं करो, सोते रहो, आपको पैसा आता रहेगा। ठीक, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे ही बनते हैं बाय द वे, पैसिव इनकम से शुरू होता है कि मैं काम भी ना करूं लेकिन मेरा पैसा आता रहे। अभी मुझे नहीं पता आप कितने लोगों ने आप में से बदनाम चाय का नाम सुना। बदनाम चाय हमारा मतलब मेरा लेटेस्ट स्टार्टअप है, हमारा, मैं और मेरा पार्टनर है और हमारे दोस्त है यहाँ पे, उनका भी है। तो मैंने ये शुरू किया था पैसिव इनकम सोर्स के तरीके से शुरू किया था कि चलो मैं मेरा जॉब कर रहा हूँ या कोई दूसरा काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक सिस्टम लगा दिया कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो काम करते रहे, सॉफ्टवेयर है उसमें अकाउंटिंग, प्रॉफिट लॉसेस आते रहे और मुझे एक रेगुलर इनकम आती रहे। हालांकि मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ तो भी एक रेगुलर इनकम आती रहे। इसको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं। जैसे भाई ने बताया कि रेंटल इनकम इज ऑल्सो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। तुम एक्टिवली कुछ दिन ब दिन काम नहीं कर रहे हो उसमें, ठीक है, तो ये ऐसे पैसिव सोर्सेस ऑफ इनकम होता है। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आपने जो एक आइडिया बताया, अभी इस आइडिया को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आपके पास जैसे मैंने बताया पैसा है, लोग हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करोगे कैसे ये नहीं पता, राइट? तो इसको हमें सीखना है आज, ठीक है। अभी कोई भी चीज़ सीखने से पहले वो क्यों सीखनी चाहिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो किससे सीखनी चाहिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता था बच्चों को पहले, तो इसमें एक सब्जेक्ट था ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों ने सुना 10th तक ट्रिग्नोमेट्री करके एक सब्जेक्ट था। अभी ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाने स्टार्ट किया बच्चों को, तब मैंने सबसे पहले उनको यही पूछा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्यों है? क्योंकि मोटिवेशन तभी बना रहता है कोई भी चीज़ पढ़ने का जब तुम्हें उसके पीछे का कारण पता हो, व्हाय पता हो। क्योंकि पढ़ाई तो क्या 1-2 घंटे करोगे, 1-2 दिन करोगे, बोर हो जाएगी। बट अगर तुमको पता है कि तुम क्यों पढ़ रहे हो या तुमको 5 साल बाद क्या मिलेगा इससे, तो मोटिवेशन टिका रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़नी चाहिए, कोई बता सकता है? क्या क्या फायदा, आपको क्या फायदा हुआ ट्रिग्नोमेट्री से या दुनिया को क्या फायदा हुआ? मेजरमेंट्स के लिए, मेजरमेंट्स के लिए अपने पास स्केल भी थी, तो ट्रिग्नोमेट्री कोई भी हाथ उठा के बता सकता है। गैलेक्सीज का डिस्टेंस मेजर करते हैं। Yes, exactly. That's one of the application. ताली हो जाए भाई के लिए। जवाब सही हो गलत हो मैटर नहीं करता। उन्होंने डेयरिंग करके खड़े होके, जब आप आपस में आप खुश कर रहे हो तब भाई ने खड़े होके जवाब दिया। ये दाद के बाद ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का वो वन ऑफ द एप्लीकेशन है, बट काफी सिंपल रियलिस्टिक एप्लीकेशन में बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे सामने बदनाम चाय का हमारा ओवर आउटलेट है, अगर वहाँ पे खड़े रह के आप मौलाना आजाद कॉलेज की बिल्डिंग देखोगे, एक सर्टन हाइट है, बट आपके पास एक ऐसा वर्टिकल स्केल नहीं है या चढ़ने के लिए स्टेयरकेस नहीं है, कुछ भी मान लो, जिससे आपको हाइट पता चल सके। मतलब विदाउट स्केल अगर आपको हाइट मेजर करनी है बिल्डिंग की, और आप इतने हाइटेड तो होगी बिल्डिंग जितने कि आप ऐसा करके मेजर कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है, तो कैसे मेजर करोगे हाइट? आप जमीन पर खड़े हो, आपके पास वर्टिकल स्केल नहीं है, तो हाइट कैसे मेजर करोगे बिल्डिंग की? ये काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो गैलीलियो ने भी सॉल्व किया था 1600 समथिंग, 1500 या 1600 के दशक में। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है, एक साइन थीटा करके एक रेशियो होता है, उसमें ना अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का एक रेशियो होता है, फिर टैन का भी रहता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो आपको अगर अपोजिट साइड चाहिए, अगर आप ऐसा ट्रायंगल बनाओगे तो ये जो ट्रायंगल है इसलिए बिल्डिंग की हाइट पकड़ लो और ये तुम्हारा डिस्टेंस पकड़ लो जहाँ पे आप खड़े हो, और वो बिल्डिंग का जो बेस है वो तो आप चल के मेजर कर सकते हो, हाइट आपको पता नहीं। अब ये एंगल बस आपने मेजर कर लिया तो आपको मिल गई हाइट। एंगल कैसे मेजर करोगे? आपके पास प्रोट्रैक्टर होता है कंपास बॉक्स में बचपन में, बस आप सेमी सर्कल जैसा दिखता है, राइट? उसको बस ऐसा पकड़ो सीधा और ऐसा घुमाओ, तो ऐसा पकड़ के ऐसा घुमाओ जो बिल्डिंग की जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको अलाइन हो जाए, बस जो भी आएगा एंगल वो आपका एंगल है। एक रफ एस्टिमेट तो आ ही जाएगा। ये काफी क्रूड और प्राइमरी इंजीनियरिंग तरीका है, बट इट वर्क्स, ठीक है। तो बताने का तात्पर्य ये है कि आपको कोई भी चीज सीखने से पहले उसका रीजनिंग पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री सीखा लेकिन एप्लीकेशन ही नहीं पता, क्या फायदा? अब मुझे अगर एप्लीकेशन पता है और मुझे आगे जाके स्पेस साइंटिस्ट बनना है, तो जैसा भाई ने बताया कि मैं गैलेक्सीज के, स्टार्स के डिस्टेंसेस मेजर कर सकता हूँ, अर्थ की पोजीशन मुझे किसी एलियन को बतानी है,
तो वो मैं एग्जैक्टली बता पाऊंगा। अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज हो तो ये मेरे मोटिवेशंस हो गए, छोटे छोटे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस हो गए। तो अगर मुझे ये मोटिवेशंस पता है तो पढ़ने का जुनून टिका हुआ रहेगा, राइट। तो जैसे मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई कि आपको किसी दोस्त का बिजनेस जज करना है या खुद कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या शार्क टैंक में जाना है या आप करोड़पति हो, आपको किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ों का हल ये है कि एक छोटा सा मॉडल होता है, बिजनेस मॉडल कैनवास करके एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, वो आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको एक बेसिक आइडिया तो आ ही जाएगा कि अच्छी आइडिया क्या होती है, बुरी आइडिया क्या होती है, या इम्प्लीमेंट करने के तरीके कौन से रहता है। तो हम लोग मैं काफ़ी सारी जगह पे बाकी भी लेक्चर्स देता हूँ, तो मेरा तो मकसद यही है कि अगर आपको ये छोटी मोटी चीज़ें पता चल गई तो कई सारे लोग इंस्पायर में कुछ ना कुछ स्टार्ट करें, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि इकोनॉमी तो गिरी हुई है, जॉब्स पहले ही कम है, तो हमें जॉब्स चाहिए अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। और जॉब्स क्रिएट कौन करता है? जॉब बिजनेस पीपल क्रिएट करता है, जॉब एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, जितने ज़्यादा बिजनेस पीपल बनेंगे, उतने ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे, जितने ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, वो खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। बेसिकली ये फंडा होता है इकोनॉमी का। तो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को यही समझाने आया हूँ कि बिजनेस मॉडल कैनवास क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक चीज़ कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, मोटिवेशन आ गया, ये आपको 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। डाउनलोड कर दिए, हेलो डाउनलोड कर दिए, डाउनलोड ये दिख रहा है ना सबको? ठीक है, चलिए मैं अभी तो कहा था, हाँ, तो हमें जॉब्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, जॉब्स क्रिएट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि आप रतन टाटा जितना एक बड़ा बहुत कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस खड़ा कर दो। आप अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करके 2 लोगों को भी जॉब दे रहे हो तो आप उनका घर चला रहे हो, ठीक है। हर एक बंदा 2 या 3 लोगों को जॉब देगा तो भी काफ़ी बढ़िया हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अब ये तो हो गया मोटिवेशन कि हम जो चीज़ आज सीखने जा रहे हैं वो क्यों सीखनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि मुझसे क्यों, या मैं क्यों सिखाऊंगा आपको, मैं लगता कौन हूँ। कोई भी किसी को भी रास्ते से उठा लो, वो भी तुमको पढ़ा देगा, तो उससे क्यों नहीं पढ़ लेते तुम, या किसी किताब में से, किसी यूट्यूब वीडियो में से क्यों नहीं पढ़ लेते। तो मैं आज इसलिए यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मैं जितने भी अच्छी चीज़ें बताई, बट लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा फेल्यूर का अनुभव है। मैंने काफ़ी सारे सेटबैक्स लिए लाइफ में। बदनाम चाय अगर आपको पता है तो वो मेरा 4था या 5वां स्टार्टअप होगा। इसके पहले 4 स्टार्टअप्स पूरे फेल, उसमें कई सारा पैसा भी मैंने गवाया, एनर्जी गवाई, टाइम गवाया, घर वालों की गालियाँ खाई, वो अभी खाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी फेल्यूर्स मैंने ऑलरेडी देखे हैं और मुझे ये लगता है कि फेल्यूर से आदमी ज़्यादा सीखता है। तो बदनाम चाय की सक्सेस के बारे में तो मैं बताऊंगा, उसके फाइनेंसेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन फेल्यूर से जो चीज़ें मैंने सीखी है वो मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ, ठीक है। इसलिए आप मुझसे अगर ये थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको भी पता चल गया कि ये चीज़ क्यों सीखनी है और किससे सीखनी है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमने कवर कर लिया। अभी आते हैं सीधा मॉडल पे, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। ये एक बिजनेस मॉडल होता है या बिजनेस कैनवास बोलते हैं इसको, कैनवास करके। बिजनेस मॉडल मतलब एक स्ट्रक्चर होगा किसी भी बिजनेस का, कि तुम्हारा कस्टमर कौन है, तुम कितने पैसे बनाओगे, तुम्हारा आइडिया क्या है, तुम किनको टारगेट कर रहे हो, इसका ये सब 4-5 चीज़ों का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल। और ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल है जिसको बोलते हैं कैनवास, ओके। अभी मुझे नहीं पता आपको ये दिख रहा है, आपको जो ऊपर वाले जो बोल्ड फॉन्ट से वो दिख रहा है? ओके, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो सबसे लेफ्ट में है की पार्टनर्स, उसके बाद में की एक्टिविटीज टॉप वाली रो में, उसके बाद है वैल्यू प्रोपोजिशन, कस्टमर रिलेशनशिप्स, कस्टमर सेगमेंट्स, नीचे की रिसोर्सेज, चैनल्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम्स। और बड़े बड़े शब्द हैं, काफ़ी बड़े बड़े, ये ऊपर से निकल गए होंगे, ठीक है। तो बिजनेस में ये जार्गन काफ़ी है कि रेवेन्यू मतलब क्या होता है, या रेवेन्यू पाइपलाइन क्या होता है, स्कीम क्या होता है, मार्केटिंग फनल्स क्या होता है। ये काफ़ी बड़े बड़े हेवी शब्द होता है, इसको आप पूरी तरीके से इग्नोर करो। बिजनेस या कई लोग जिसको धंधा भी बोलते हैं, उसका रूल सिंपल होता है कि आप अगर किसी को एक वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो,
तो वो आपको पैसा देगा। अगर मैं इन भाई को कुछ बना के दे रहा हूँ जो इनको चाहिए, चलो इनकी रियल एस्टेट की आइडिया थी, मैंने इनको एक ऐप बना के दिया तो मुझे पैसे देंगे ऑफ कोर्स, राइट। तो ये जब मैं किसी को कुछ देता हूँ या वैल्यू देता हूँ तब उसके बदले मुझे कुछ मिलता है, बस यही होता है बिजनेस। बट ये उसका एक स्ट्रक्चर है कि ये इसको अच्छी तरीके से कैसे किया जाए। अभी मैं हर एक चीज का आपको मतलब समझाऊंगा क्या है और आप बस मुझे सीक्वेंस बताना कि शुरू कहाँ से करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे लेफ्ट में जो आप देख रहे हो वो है की पार्टनर्स, जो सबसे लेफ्ट टॉप में की पार्टनर्स। तो की पार्टनर्स मतलब आपके बिजनेस में जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं या भागीदार होता है। अगर मेरा चाय का बिजनेस है तो मेरा जो सप्लायर है, मुझे शक्कर जहाँ से आती है, मेरी पत्ती जहाँ से आती है, वो जो वेंडर्स हुए वो पार्टनर्स हुए, ठीक है। की एक्टिविटीज मतलब मेरी जो प्रोसेसेस है, मेरा अकाउंटिंग कैसे होता है, कोई कस्टमर मुझसे जब चाय खरीदता है तब मैं किस सॉफ्टवेयर में उसको ले रहा हूँ, ये हो गया मेरे डे टू डे बेसिस पे जो एक्टिविटीज करता हूँ, मेरा स्टाफ कैसे बिहेव करता है, कस्टमर से बातें कैसे करता है, ये मेरी डे टू डे एक्टिविटीज होगी, वो आता है की एक्टिविटीज के अंदर। ये उसके बाद आता है वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन होता है आपका आइडिया, बेसिक आइडिया कि आप करना क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो। जैसे बदनाम चाय का आइडिया है कि आप एक अच्छी बाइबिंग प्लेस क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे आप चाय बेचोगे, ये हमारा आइडिया है। या टेस्ला, अगर आपने सुना होगा एलॉन मस्क का नाम, तो एक टेस्ला कार ईवी बेस्ड फास्ट रेसिंग कार उन्होंने बनाई, तो ये उनका आइडिया होता है, उसको बोलते हैं वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू मतलब किसी के लिए या किसी की जिंदगी में या सोसाइटी में आप वैल्यू ला रहे हो, वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तो इसलिए उसको बोलते हैं वैल्यू प्रपोजिशन। अब ये चौथा है कस्टमर रिलेशनशिप्स, मतलब आप आपके कस्टमर्स के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करते हो, कैसे नए कस्टमर्स बनाते हो। उसके बाद आता है कस्टमर सेगमेंट्स, मतलब आपका कस्टमर कौन है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसको क्या क्या पेन पॉइंट्स है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये आता है सब कस्टमर सेगमेंट्स में। उसके नीचे की रिसोर्सेस, आपको आपकी आइडिया पे काम करने के लिए कौन से रिसोर्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, टीम चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। चैनल्स मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। अगर मेरा चाय है तो मेरा चैनल होगा एक ऑफलाइन स्टोर, मेरी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है अमेजोन जैसी, तो मेरा चैनल हो गया अमेजोन का ऐप या अमेजोन की वेबसाइट। चैनल मतलब ऐसा टच पॉइंट जहाँ पे मेरा कस्टमर और मैं एज अ बिजनेस टच कर रहे हैं। तो वेबसाइट पे टच कर रहे हो आप जेफ बेजोस से जाके नहीं मांगते कि मेरे को कपड़े दे दो, आप amazon.com की वेबसाइट पे जाते हो, क्लोथिंग सेक्शन में जाते हो और फिर खरीदते हो, राइट। तो ये हो गया चैनल, उसने एक चैनल बनाया हुआ, तो वो सब आता है चैनल के अंदर। कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब आपको जो भी पैसा लगेगा वो चैनल्स बनाने के लिए, आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए, लोगों को पेमेंट देने के लिए, ये सारी चीज़ें कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर आती है। और रेवेन्यू स्ट्रीम्स मतलब आप पैसे कैसे कमाओगे, जो चीज़ आप दे रहे हो लोगों को उससे पैसे कैसे बनेंगे, क्यों देंगे पैसे आप लोग आपको, तो वो सारी चीज़ें आती है रेवेन्यू स्ट्रीम के अंदर। हम एक एक चीज़ के डेप्थ में जाएंगे, बट जो चीज़ें मैंने ये तकरीबन 9 चीज़ें हैं यहाँ पर, इसमें से आप बताइए कोई भी आइडिया पे काम करना अगर हमको शुरू करना है या सोचना शुरू करना है या आपको किसी दूसरे के आइडिया में इन्वेस्ट करना है, तो आप शुरू कहाँ से करोगे। यहाँ पे तकरीबन 9 सेक्शंस हैं, आप शुरू कहाँ से करोगे। ओके, वैल्यू प्रपोजिशन, ओके, एनी अदर आंसर। वैल्यू प्रपोजिशन बाय द वे आपका आइडिया होता है कि मेरा आइडिया क्या है। कौन हाथ उठाइए प्लीज, हाथ उठाओ। अच्छा, कॉस्ट स्ट्रक्चर कोई बोला कस्टमर सेगमेंट, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, की रिसोर्सेज, ओके। कस्टमर कोई बोला था यहाँ पे, कस्टमर सेगमेंट्स, ओके, कस्टमर सेगमेंट्स, ओके। हर एक जिन्होंने भी आंसर दिया मुझे बस एक बार रीजन बताइए। आपने बोला था वैल्यू प्रपोजिशन मतलब आइडिया, आपको क्यों लगता है कि वहां से स्टार्ट होता सब कुछ। इन्वेस्टर देखेगा कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सर, उनकी वजह से क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कस्टमर। ओके, तो आपने अभी 2 चीजें बोली, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कौन सी वैल्यू दे रहे हो लोगों को। अब ये 2 अलग अलग चीजें, ये सीखेंगे। और कोई तो बोला था रेवेन्यू स्ट्रीम या कॉस्ट स्ट्रक्चर, हाँ क्यों। सर मैं जब पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, ये सबसे ज़रूरी रहेगा ना मेरे लिए। हाँ, तो रिटर्न मिल रहा है तो उसके पहले आपको ये लगेगा ना कि रिटर्न किस चीज से मिल रहा है, तो किस चीज हो गई आपकी आइडिया, तो ऑफ कोर्स आइडिया रेवेन्यू स्ट्रीम के पहले आएगी, राइट। ओके, ठीक है। एनी अदर आंसर। किसने बोला था कस्टमर सेगमेंटेशन, आपने बोला था, क्यों। सर क्योंकि कोई भी बिजनेस करना होगा तो अपने को पहले एरिया का ये लोकेशन मतलब जानना पड़ता है ना, कहाँ पे वो ज़्यादा मतलब स्प्रेड हो सकता है, कहाँ पे लोग आ सकते हैं। ओके, ये हो गया ऑफलाइन बिजनेस के बारे में। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर कंपनी करनी है, कोई ऐप बनाना है, तो कस्टमर सेगमेंटेशन से जाना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। तो अभी हम वोट ऑफ हैंड्स लेंगे। किन किन को लगता है कि सारी चीज़ें आइडिया से शुरू होती है,
हाथ उठाइए। एक बढ़िया सा आइडिया हो अपने पास तो काम चल जाएगा। ओके, तकरीबन 90% लोग हैं यहाँ पे। ओके, बधाई हो, आप सब लोग गलत हो। कोई भी चीज शुरू होती है दर्द से, पेन से, ठीक है? ये थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला मामला है। इश्क में भी दर्द होता है, बिजनेस में भी दर्द होता है। तो सोसाइटी को ओके, तो सोसाइटी को या एक लार्जर सेट ऑफ पीपल की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो या पेन पॉइंट हो, तो उसका सॉल्यूशन बनाता है, उसको बोलते हैं आइडिया। तो कोई भी आइडिया से आसमान से नहीं टपकता। आप आपके आजू बाजू देखते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल 100 साल पीछे जाता है, 150 साल पीछे जाता है। अगर वो रिहान, मेरा दोस्त छोटा यहाँ पे बैठा, अगर उसको लगता है कि उसके कोई फूफा जी लंदन में बैठे हुए हैं, अगर उनसे बात करने को मिल जाती, बहुत साल हो गए मिलके, तो मजा आ जाता, अगर मैं बात कर सकता था। लेकिन अब 150 साल पीछे हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये पेन पॉइंट हो गया, राइट? आई वांट टू टॉक टू माय रिलेटिव्स, आई वांट टू टॉक टू माय पीपल और द पर्सन आई लव, राइट? तो ये एक पेन हो गया। अब इस पेन को सॉल्व करने के लिए किसी ने टेलीफोन का इजाद किया, राइट? कोई दूसरा पेन पॉइंट हो गया कि से लड़कियां काफ़ी फैशन सेंसिटिव होती है, तो लेकिन जो रिटेल स्टोर्स होते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, वहाँ पे वैरायटीज ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि सीमित है ब्रिक एंड मॉर्टर का स्टोर है, रख के कितने रखोगे इन्वेंट्री। तो लड़कियों की हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि यार मुझे जो एक पर्टिकुलर टॉप चाहिए था वो नहीं मिला, या मेरे को एक डिज़ाइन चाहिए था वो नहीं मिला, बट वो अमेजोन पे मिल रहा है, राइट? तो ये एक पेन पॉइंट हो गया कि तुम वो दे नहीं पा रहे, वैरायटी चाहिए, वैरायटी नहीं दे पा रहे, ठीक है? तो ये इसको सॉल्व करने के लिए किसी ने अमेजोन बना दिया, फ्लिपकार्ट बना दिया, मिंत्रा बना दिया। आप लोगों को पता है ना ये जो नाम मैं ले रहा हूँ, मिंत्रा, अमेजोन वगैरह, ठीक है? तो बताना अगर कुछ भी डाउट हो तो। और कोई पेन पॉइंट कोई बता सकता है जिसको सॉल्व करने के लिए किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया हो? जैसे मैंने 2 एग्जांपल दे दिए। ईवी, ओके। अभी जैसे फॉसिल फ्यूल्स हमारे थोड़े कम हो रहे हैं, पेट्रोल कम हो रहा है, पेट्रोल ऑलरेडी 125, 120, 121 पे चल रहा है। ईवी तुम्हारा 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आता है तकरीबन 10 के अराउंड। तो ईवी पे चलने वाली गाड़ियाँ, अब ये पेन पॉइंट हो गया कि मेरा जो करंट फ्यूल है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, बट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा चीप है, राइट? और मुझे पॉइंट ए टू पॉइंट बी भी जाना है, तो मुझे व्हीकल भी चाहिए। तो ये मेरा दर्द को सॉल्व करने के लिए कोई ईवी बना रहा है, इलॉन मस्क भैया बना रहे उधर अमेरिका में बैठ के बाइक टैक्सी। ओके, ये भी अच्छा आइडिया है। जैसे ओला उबर था, लेकिन ओला और उबर का एवरेज टाइम मेट्रो सिटीज में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उनको 10 या 15 मिनट लग जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन आपके पास बाइक होगी या कोई ऐसी सर्विस होगी जो बाइक रेंट पे देती है, या ओला उबर की कार की जगह पे अगर आपको बाइक दे रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स है, बैंगलोर में, पुणे में भी है, शायद मुंबई में भी बाउंस करके स्टार्टअप है, योलो बाइक्स करके स्टार्टअप है। वो आपको एज अ टैक्सी बाइक पे पीछे बिठा के लेके जाता है। वो आपका एवरेज टाइम रिड्यूस करता है, जो जहाँ पे 10 मिनट लग रहे थे वहाँ पे आप 5 मिनट में पहुँच जाओगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो, राइट? तो कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़ या कोई भी बिजनेस पहले पेन पॉइंट से शुरू होता है। तो आपको अगर जिंदगी में कोई भी बिजनेस करना है आगे, तो पहले ये देखो कि आपके आजू बाजू में प्रॉब्लम्स क्या है। ऐसा मत, पहले तो आजू बाजू में प्रॉब्लम्स देखो, और वो प्रॉब्लम्स जितनी ज़्यादा लोगों को आती होगी उतना ज़्यादा पैसा आप कमा पाओगे, ठीक है? अगर मैं ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जो 1 बिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, जैसे टेलीफोन ने तो सारी ह्यूमन पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो इसलिए टेलीफोन इतना लार्जली अडॉप्ट हुआ है। आप जैसे कि उबर ओला हो गया, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट भी पहुंचाता है, लेकिन एक पैसा लेता है उसके बदले, राइट? तो ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जिनको अर्जेंटली कहीं पे जाना है, या कोई नए शहर में गए, उनको जगह पता नहीं है तो उनको जाना है, या वर्किंग इंडिविजुअल्स होते हैं जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, वो प्रीमियम उबर कार्स भी अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? तो ये उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जो मैंने स्पेसिफिकेशंस बताए कि एक वर्किंग क्लास हो गया जिसको जल्दी जाना है, तो ऐसा एक मैंने कस्टमर बनाया जिसके ये प्रॉब्लम्स है, उसको बोलते हैं कस्टमर पर्सोना, या तुम्हारा कस्टमर और उसकी खूबियाँ क्या है। तो जब भी किसी की प्रॉब्लम के बारे में सोचो ना, तब ये ज़रूर करना कि एक ऐसा ड्राइंग बनाना कस्टमर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अभी ये लड़की है यहाँ पे, अभी ऐसा ड्राइंग दिमाग में बना के उसको उसकी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है ये एक बार पता कर लेना, जो भी आइडिया पे आप काम करोगे, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो वहाँ से सब चीज़ें शुरू होती है, और वो जो आप क्या क्या कर सकते हो वो सोल्यूशन का पार्ट, और वो सोल्यूशन होती है आपकी आइडिया, और तब आगे की जर्नी शुरू होती है। आपको एक बार आइडिया आ गया तो वो आइडिया पैसा कैसे कमाएगा, वहाँ पे कस्टमर्स कैसे लाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, उसको कॉस्ट कितनी लगेगी, पार्टनर्स कौन होंगे, ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी, ठीक है? तो बोलने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले शुरू करना है कस्टमर के पेन पॉइंट से, ठीक है?
ओके, तो हम आपके पास वो शीट्स आ रही है ऋषिकेश? ओके, तो आप लोगों को अभी आप आपके आजू बाजू में 5 या 6 लोग देख लो जिसके साथ आपको टीम बनानी है, और आपके टीम का काम ये रहेगा, आपको 2 से 3 मिनट दिए जाएंगे जहाँ पे आपको यू हैव टू कम अप विद सम आइडिया कि ये बिजनेस आइडिया कोई भी रहे, मतलब कितना भी वियर्ड रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बस प्रोसेस सीखनी है कैसे करती है, ठीक है? तो आपके पास 5 मिनट का समय मैं देता हूँ, आजू बाजू में देख के आपके दोस्तों के बीच में 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना लो, या 3 भी लोगों का चल जाएगा अगर स्पेस कंस्ट्रेंट्स है तो एक ग्रुप बना लो और फिर आई विल टेल यू व्हाट टू डू आफ्टरवर्ड्स। बस एक बार होने के बाद मुझे बता देना, कोई भी आइडिया, कोई भी वायबल आइडिया जिससे हम पैसा कमा सकते हैं थोड़ा बहुत। आप लोग सीट्स मिली क्या? दो शीट्स आ गए होंगे तो प्लीज दूसरे ग्रुप को फॉरवर्ड कर दें। फाइव का ग्रुप बनाओ। चाहे तो आप लोग सीट्स स्विच कर सकते हो, आपका दोस्त या फ्रेंड कहीं दूसरी जगह पे बैठा उनके साथ बैठना चाहते हैं। ओके ठीक है, आप लोगों ने टीम बना ली, आइडिया सोचते रहो, एटलीस्ट टीम बना ली। ये सुनो, आपके पास शीट है, ठीक है, आप इस दूसरे ग्रुप के साथ अगर आपकी टीम्स बन गई हो तो मुझे एक बार बता देना। अभी तो दिमाग चला हो रहा है ज़्यादा बड़ा छोटा ओके डन, टीम्स बना ली सबने? कोई ऐसा है जो बिना टीम के यहाँ बैठा है, बैठी है? बन गए सबके टीम्स? वो वाला ग्रुप जो काफी शानदार है लेफ्ट में, बन गए भैया? नहीं ओके ठीक है, बन गई, ठीक है, फिर सामने देख लीजिए। ओके, आइडिया के बारे में बोलते रहना रियान, रियान बेटा सामने देखिए, ठीक है? तो चलो टीम्स बन गई, आइडियाज के बारे में डिस्कस करते रहना, आपके पास अभी 5 मिनट का वक्त। तो सबसे पहले मैं आपको आई ड्राइव यू थ्रू अ केस स्टडी, जो मैं एक पर्टिकुलर बिजनेस लूंगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये सारे जो सेक्शंस है यहाँ पे वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। फिर आप आपकी आइडिया लेके उसी के अंदर अगर पेन होगा आपके पास तो वो लिख के रखना कि कस्टमर सेगमेंटेशन के अंदर क्या लिखना है, या उसके पेन पॉइंट्स क्या, आपका सोल्यूशन क्या है, आपका पैसा कहाँ से बनेगा, वो उसमें लिखना है, ठीक है? पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दूंगा, फिर आप लोग आपके आइडिया पे काम कर सकते हो। तो एक बार ये ध्यान से सुन लो, क्योंकि उसके बाद आपको वो लिखना है, और जो भी हम 2 टीम्स चुनेंगे आपको आपका नाम भी लिखना है, जो भी आपके टीममेट्स ऊपर कोने में कहीं पे नाम वगैरह लिख देना। 2 टीम्स हम सिलेक्ट करेंगे, बाद में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसका नाम डिस्प्ले करेंगे, आपको पर पर्सन 100 रुपये डिस्काउंट मिलेगा किसी भी बदनाम के आउटलेट में, यहाँ पे या पुणे में। 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप वो 2 टीम्स में से हो तो। ओके डन, तो सामने देख लीजिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताने वाला हूँ। ओके, तो जैसा मैंने बताया था कि सारी चीजें कस्टमर से शुरू होती है या एक यूजर से शुरू होती है, उसके दर्द से शुरू होती है, राइट? याद है सबको? अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ Myntra.com का। Myntra.com पता सबको?
एक फैशन वेबसाइट है, क्लोथिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके कपड़े खरीद सकते हो। कपड़े उन्होंने लॉन्च किए, उसके बाद में जूते, गॉगल्स, कैप्स वगैरह काफ़ी सारे सेक्शंस में घुस गए, लेकिन बेसिकली क्लोथिंग वेबसाइट है, एक फैशन वेबसाइट है। ओके, तो सपोज आप अगर बदनाम के मिंत्रा के सीईओ और आप बैठे हो काम करने, अभी आपके पास रिसोर्सेस वगैरह है बट आपने स्टार्ट नहीं किया, तो आप बैठे कागज पेन लेके और आपको बस आइडिया था, एक सपने में कुछ आया था कि कोई तो एक वेबसाइट पे जाके कपड़े खरीद रहा है। 20 साल पहले के सोचो कि तब कोई वेबसाइट पे जाके कपड़े नहीं खरीदता, चश्मे भी नहीं खरीदता था। जब पीयूष बंसल ने लेंस कार्ड बनाया तब तक कोई चश्मे भी नहीं खरीदता था। तो आपको ये आइडिया है, आपको लगा अरे धांसू आइडिया, बट अभी इसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे भाई को रियल एस्टेट का आया था, तो अभी इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो वो बंदा कागज पेन लेके बैठ गया जो सीईओ है हमारा, और उसने कुछ पेन पॉइंट्स लिखना शुरू किया। तो जैसे ये स्लाइड, नो योर कस्टमर फर्स्ट। तो आपका जो एक आइडियल कस्टमर है, अभी एक फैशन वेबसाइट का आइडियल कस्टमर कौन हो सकता है? कपड़े लड़के भी खरीदते हैं, लड़कियां भी खरीदते हैं। आपके हिसाब से आइडियल कस्टमर कौन हो दोनों के बीच में? लड़कियां ज्यादा फैशन सेंसिटिव होती है, उनको वैराइटीज पसंद होती है। लड़के एक एक शर्ट पे हफ्ता निकाल लेते हैं। तो अभी आइडियल कस्टमर अपना हो गया। एक इतना स्पेसिफिक नहीं करेंगे बट ऐसा बोलेंगे कि चलो 70% जो भी वेबसाइट पे कस्टमर्स आएंगे वो लड़कियां होंगी या फीमेल्स होंगी। अभी इनके प्रॉब्लम्स को हम समझते हैं, ठीक है? अभी पहले इनको जानते हैं तुम्हारा कस्टमर किस टाइप का है। अभी ये जो पर्टिकुलर सीईओ है वो कुछ तो पेन पॉइंट्स लिख रहा है। अभी इसने लिखा कि ये जो लड़कियां उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए कि चलो मेरे को टॉप खरीदना, मेरे को ड्रेस खरीदना, मेरे पास 500-1000 रुपए तो होने चाहिए ताकि मैं ऑनलाइन जाके पेमेंट करूँ। तो गिवन दैट कंडीशन 20 years बैक, ये जो फीमेल है ये एक अर्बन एरिया में रहनी चाहिए, क्योंकि एक अर्निंग इंडिविजुअल हो तो उसके पास थोड़ा बहुत लिक्विड मनी होगा कुछ खरीदने के लिए, राइट? तो उसने वो पॉइंट लिख दिया। उसके बाद उसने लिखा कि लव्स टू एक्सप्लोर न्यू डिजाइंस, वैराइटीज, ऑफ कोर्स क्योंकि उसके लिए फैशन बना। उसके बाद उसको और एक चीज़ ध्यान में है कि लोगों को डिस्काउंट्स काफ़ी पसंद होता है। डिस्काउंट्स, कूपन कोड्स, 1000 की रही मेरे को 50 रुपये पे डिस्काउंट मिल गया तो मैं बोलूँगा, ठीक है? तो चौथा पॉइंट्स उसने लिखा कि जो करंट सॉल्यूशंस है मार्केट में, सपोज ब्रिक एंड मॉर्टर सॉल्यूशंस, आप राज क्लॉथ सेंटर में चले गए या कोई भी जो आपका मनपसंद क्लोथिंग शॉप है वहाँ पे चले गए, आपको वैरायटी नहीं मिल रही, तो आप अनसेटिस्फाइड हो करंट सॉल्यूशन से या करंट ब्रिक एंड मॉर्टर सॉल्यूशन से। तो और उसकी मेन प्रॉब्लम है कि इन्वेंट्री मतलब एक जगह में कितना सामान भरा हुआ उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री लिमिटेड होती है ऐसे ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स की, ऑफलाइन स्टोर्स की। तो उसने ये भी प्रॉब्लम लिखी। उसको ये भी समझ में आया कि अगर इनको ऐप यूज़ करना है, वेबसाइट यूज़ करना है, तो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल रहना चाहिए। फीमेल तो 70 साल की दादी भी होंगी लेकिन वो थोड़ी ऐप यूज़ करेगी, राइट? तो एक यंग महिला रहनी चाहिए जिसको ऐप वेबसाइट यूज़ करना आना चाहिए, जो ऑर्डर कर सके, थोड़ा बहुत अर्निंग कैपेसिटी रहना चाहिए, जो अनसेटिस्फाइड हो करंट सॉल्यूशन से, जिसको डिस्काउंट्स, कूपन्स वगैरह पसंद हो। तो ये हो गया तुम्हारा एक आइडियल कस्टमर। अब तुम्हारा मैक्सिमम कस्टमर्स ऐसा होना चाहिए 70%, 75%। बाकी भी आएंगे, लड़के भी खरीदते कपड़े, ऐसा नहीं है, बट कम होता है, ठीक है? तो इसके बाद तुम्हारा आता है, हाँ, तो ये हो गया वन ऑफ द कस्टमर सेगमेंट, जो आपका मेजर कस्टमर सेगमेंट है 75%। इसके बाद आपका आता है आइडिया, या क्या ऑफर कर रहे हो सोसाइटी को, क्या सोल्यूशन दे रहे हो आप। तो उसने निकाला कि ऐसी मैं वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो आप इनफाइनाइट वैरायटी दे सकते हो, क्योंकि आपको स्टोर करके नहीं रखना। आपको उस भारत के जितने भी स्टोर्स हैं सब में क्या क्या अवेलेबल है वैराइटीज, वो बस आपको पहचान में आनी चाहिए। उसके फोटोज ले लो, फोटोज डाल दो वेबसाइट में। जितना आपके पास डिस्क स्पेस रहेगा, कंप्यूटर में मेमोरी रहेगा, उतना ज़्यादा इन्वेंटरी रहेगा आपका, राइट? तो वो कंस्ट्रेंट मैंने मिटा दिया जो ऑफलाइन स्टोर्स में होता है, एक सीमित जगह का। दूसरा हो गया डोर स्टेप डिलीवरी। अब मेरे पास समय नहीं है, मैं अर्बन एरिया में रहता हूँ या मुझे जॉब पे जाना, तो मेरे पास समय कम है, या मुझे किसी दुकान में जाना इतना पसंद नहीं है क्योंकि वैरायटी भी कम है या टाइम नहीं है, तो मेरे को डोर स्टेप डिलीवरी का ऑप्शन दे दिया। डिस्काउंट्स और सेल सीजन्स भी करते हैं ये लोग, ये डिस्काउंटेड कूपन देता है। एक्चुअली लोग प्राइस थोड़ा इन्फ्लेट करके फिर डिस्काउंट लगाते हैं, तो ये बट वो हमको समझ में नहीं आता। तो ये डिस्काउंट्स वाला भी एक हो गया। ये तीन जो है ये बनाता है आपका सोल्यूशन, कि आप एक ऐप बनाओगे या वेबसाइट बनाओगे, ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, जिसमें भर के डिस्काउंट्स होंगे, और ये जब मैं खरीदूंगा तब कोई तो एक लॉजिस्टिकल सर्विस आके आपके दरवाजे तक आपको ये पहुंचा देगा। तो ये हो गया आपका आइडिया, सॉल्यूशन या वैल्यू प्रपोजिशन। आपके पास जो चार्ट है उसमें वैल्यू प्रपोजिशन जो 2 नंबर का बॉक्स है वो हो गया ये वैल्यू प्रपोजिशन। अभी 3 नंबर का बॉक्स कौन सा है? 3 नंबर का बॉक्स है रेवेन्यू स्ट्रीम्स। रेवेन्यू स्ट्रीम्स मतलब पैसा कहाँ से कमाओ, ठीक है?
अभी रिवेन्यू जो आपका, अब मैंने ये मिंत्रा की वेबसाइट तो बनाई, मैं सीईओ में बैठा था एक दिन, तो मैंने ये कस्टमर सेगमेंटेशन किया, उसके बाद मैंने मेरा आइडिया फाइन ट्यून किया, उसके बाद ये आइडिया पैसे कैसे कमाएगा, ठीक है, तो ये उसके पॉइंट्स है। तो जनरली मेरा खुद का तो ब्रांड है नहीं, मैं सपोज वैन यूजन का कोई शर्ट हो गया या कोई एक नायका का कोई एक ड्रेस हो गया, तो वो मैं दे के मेरे वेबसाइट पे डिस्प्ले कर रहा हूँ और बेच रहा हूँ। ब्रांड दूसरों का है, प्रोडक्ट दूसरों का है, मैं बस बेच रहा हूँ, मैं एक चैनल दे रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा, 2-3% या 10% जो भी है, तो वो हो गया मेरा कमाई, मेरा पैसा, वहाँ से मैं पैसा बना सकता हूँ। वो एक तरीका हो गया, वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया तुम्हारा। दूसरा हो गया इन हाउस ब्रांड्स। अगर मैं खुद के ब्रांड्स निकालूं, जैसे रोडस्टर का फिर मिंत्रा ने ब्रांड निकाला जो कपड़े बनाता है, वो उनका इन हाउस ब्रांड है जो खुद ने उन्होंने निकाला। तो अगर खुद का ही प्रोडक्ट है तो आप फिर उनके प्राइसेस कितने भी रख सकते हो, आप पैसा काफी कमा सकते हो। तो ये दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया। तीसरा हो गया अदर एक्सेसरीज सेल करो, जूते बेचो, चश्मे बेचो, टोपी बेचो, पहनाओ मत बेचो। चौथा हो गया सेल सीजन। सेल सीजन में जनरली ईद के टाइम पे हो गया, दिवाली के टाइम पे हो गया, काफी सारा सेल चालू रहता है, बल्क में लोग खरीदते हैं, बल्क में पैसा खर्च करते हैं, तो वो भी काफी अच्छा सीजन होता है। तो ये 4-5 चीजों से मुझे रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू मतलब इसको साधारण भाषा में गल्ला बोलते हैं। अगर आप दुकान पे बैठे हो, आपका गल्ला कितना बन रहा है, तो वो क्या रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सिर्फ गल्ला, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट उसके बाद आता है, खर्च निकाल दो उसमें से, उसके बाद बचता है प्रॉफिट। तो रेवेन्यू मतलब ओवरऑल टर्नओवर कितना होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि बदनाम के आज मेरे 10 आउटलेट्स हैं, हर एक आउटलेट का मिनिमम ईयरली टर्नओवर है 50 लाख, तो 5 करोड़ का मेरा टर्नओवर हो गया। अभी एकदम हाँ करने वाली बात है नहीं, क्योंकि 5 करोड़ मेरा टर्नओवर है, मेरा प्रॉफिट नहीं है। अगर 5 करोड़ में होता तो मर्सिडीज में आता है, यहाँ पे मर्सिडीज नहीं मेरे पास। तो 5 करोड़ टर्नओवर हुआ, उसमें से नेट प्रॉफिट जो होता है तो वो तकरीबन 15 से 20% के अराउंड होता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच में, उसमें हम बाद में आएंगे। उसके बाद चौथा कौन सा है पॉइंट आपके शीट पर? चौथा पॉइंट है आपका चैनल्स। चैनल्स मतलब चलो अभी आपने आइडिया सोच लिया, आपने कस्टमर सेगमेंट कर लिया, आपको ये भी पता है कि अभी पैसा कहाँ से कमाना है, आपने ऐप वेबसाइट बना लिया, ठीक है। सॉरी आपने आप यहाँ तक आ गए, पैसा कैसा कमाना है। अभी आपको लोगों तक पहुँचना है। आपने ये सारी चीज़ें रूम के अंदर बैठ के कर ली, अब रूम के बाहर कैसे जाओगे, आपको लोगों तक पहुँचना, कैसे पहुँचोगे, तो वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वो जो चैनल है चौथे नंबर का पॉइंट, चैनल मतलब वो विंडो जहाँ पे आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सको, ठीक है। तो मिंत्रा का विंडो है, ये कम्युनिकेशन चैनल है, उसकी वेबसाइट, उसका ऐप हो गया, उसके एफिलिएट नेटवर्क्स मतलब एजेंट बोल सकते हैं उनको, कि वो बोलेगा कि यार मिंत्रा से जाके खरीद ले, तेरे को ऑफ मिलेगा, राइट। तो ऐसा नेटवर्क पे बना के रखता है ये लोग, तो वो एफिलिएट नेटवर्क। तो ये भी एक चैनल हो गया आपका ब्रांड लोगों तक पहुंचाने का। तो ये एक तरीका हुआ लोगों के पास जाने का। तो ये हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अगर मैं बदनाम चाह के एग्जाम्पल दूँ तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑनलाइन नहीं है, स्विगी जोमेटो भूल जाओ, ऑनलाइन ये मुझे ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर खड़ा करना पड़ता है, मतलब सीमेंट मट्टी से बना हुआ एक दुकान रेंट पे लेनी पड़ती है, उसमें सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद वो ऑपरेशनल होती है, राइट। तो ये मेरा चैनल हो गया, वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, और वैसे मेरा बिजनेस कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करता है ऑफलाइन स्टोर से। मिंत्रा का अलग है, मिंत्रा का ई कॉमर्स है, या कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी होती है। फेसबुक हो गया, फेसबुक का वेबसाइट है, खाली ऐप है, बाकी बहुत 2-3 चीज़ें, राइट। तो ये हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। और ये जो भी 4-5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कहीं भी डाउट आए तो हाथ ऊपर कर देना, मैं काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर डाउट आए तो पूछ लेना। अभी चौथा हो गया। पांचवा है आपका कस्टमर रिलेशनशिप्स। चलो आपने अभी कस्टमर तक पहुंचने के लिए एक चैनल बना लिया, आप उसको मेंटेन कैसे करोगे, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स कैसे बनाओगे, उसको खुश कैसे रखोगे, ताकि ऐसा नहीं है कि आप अमेजोन पे 50 रुपए का टोपी खरीद ले, उसके बाद जिंदगी भर आई नहीं। अमेजोन चाहता है कि आप बार बार आओ, बार बार खर्चा करो, 1000 रुपए का खर्चा करो, 10,000 का खर्चा करो, टीवी खरीदो, फ्रिज खरीदो, शर्ट खरीदो, कार कुछ भी खरीदो, लेकिन खरीदो वहां से। तो ये होता है रिकरिंग कस्टमर, से बार बार आते रहने चाहिए, और तभी होता है जब कस्टमर खुश रहता है आपकी सर्विस से खुश रहता है। आपको मेरी चाय पसंद ही नहीं है, आप आओगे नहीं, एक बार ट्राई करने के लिए आओगे फिर चले जाओगे। आप क्यों आ रहे हो बार बार? क्योंकि कुछ तो चीज़ है आपको जो अलग मिल रही है, या आपको खुशी दे रही है, या कुछ अलग से फीलिंग दे रही है, राइट। तो वो क्या आपके कस्टमर रिलेशनशिप्स। अब इसको मेंटेन कैसे करोगे? अब मिंत्रा के केस में उनका एक जो प्लेटफॉर्म है, सेल्फ सर्विस प्लेटफॉर्म है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरे को ये खरीदना है, शर्ट कितने में दिया, ये वो, ऐसा नहीं। उसमें प्राइस लिखा होता है, फोटो है, अलग अलग एंगल से फोटो है, मॉडल्स में वो कपड़े पहन के आपको 360 डिग्री में व्यू दिया है, राइट।
तो वो एक सेल्फ सर्विसिंग प्लेटफॉर्म है, उनकी कस्टमर केयर टीम है, आपका पेमेंट फंस जाता है, आपकी कोई डिलीवरी लेट हो जाती है तो कस्टमर केयर है उनका डिलीवरी टाइम वो इट्स अ कांस्टेंट R&D प्रॉब्लम, वो हमेशा इस पे वर्क करते रहते कि 7 दिन में जो डिलीवरी दे सकता है वो 4 दिन में कैसे दो, जो 4 दिन में दे सकता है वो 2 दिन में कैसे दो, Amazon प्राइम अभी 1 दिन में भी दे रहा है, राइट। तो ये भी एक कस्टमर को खुश रखने का तरीका है, अगर मैं ऑर्डर करूँ मेरे को शाम तक मिल जाए तो वो भी एक बढ़िया कस्टमर को खुश करने का तरीका है। हाल ही में एक स्टार्टअप आया है बैंगलोर में, जेप्टो करके, जेप्टो बिग बास्केट जैसा स्टार्टअप है, वो पता है किसी को, तो वो ग्रोसरी डिलीवरी करता है और उनका यूएसपी है कि वो 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी डिलीवरी करता है। मतलब अभी आप ये सेमिनार में बैठ के ऑर्डर कर दो कि मेरे को शक्कर चाहिए 1 किलो, पत्ती चाहिए या कुछ चाहिए, आप नीचे जाने तक आपको ऑर्डर पहुंच जाएगा घर पे, तो वो उनका यूएसपी है, राइट। तो डिलीवरी टाइम यहाँ तक आ गया, मतलब बाहर की दुनिया में 10 मिनट तक, आगे जाके 1 मिनट तक आएगा, पता नहीं, हो सकता है उसकी जरूरत हो ना हो, वो दैट्स अनदर इशू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कस्टमर रिलेशनशिप्स की। कई सारे ऐप्स आपने देखे होंगे, कोई भी ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाओ, कोई भी जो आपका मनपसंद ऐप है, उबर, ओला, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके नीचे ऐप रिव्यूज रहते हैं, वो रिव्यूज कभी पढ़ो, उसमें वो 5 स्टार रिव्यूज रहता है, कुछ 1 स्टार रहता है, 3 स्टार 4 स्टार, राइट। तो जो 5 स्टार से कम है, 4 स्टार है, 1 स्टार है, 2 स्टार है, वो वाले रिव्यूज पढ़ो, उसमें कस्टमर लिखता है कि वो क्यों ना खुश है कि मेरा ऐप लैग कर रहा है या क्रैश हो रहा है या मुझे डिलीवरी नहीं मिल रही है टाइम पे या कुछ तो प्रॉब्लम्स है, तो ये सारे पेन पॉइंट्स हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है करंट पेन पॉइंट्स को ढूंढने का। तो आप इस पे एक वॉच रख सकते हो कि आपका जो ऐप है या आपकी जो वेबसाइट है, जैसे मिंत्रा वाला, तो वो लोग हमेशा उनके ऐप्स हो गए, वेबसाइट्स हो गए, तो उनके बारे में जो रिव्यूज पोस्ट करते हैं लोगों ने, ट्विटर पे हो गया, उनके सोशल मीडिया पे हो गया या ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में हो गया, वो हमेशा वॉच रखता है और जो भी चीज़ है जो लोगों को पसंद नहीं है, जो 1 स्टार रेटिंग ला रही है, 2 स्टार रेटिंग ला रही है, वो उसको सोल्यूशन निकालने का ट्राई करता है, राइट। तो ऐसी चीज़ों से आप कस्टमर को खुश रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशनशिप्स। अभी छठा कौन सा था, की एक्टिविटीज। अब मैं ये 3 चीज़ें एक साथ ले रहा हूँ, 6, 7, 8 की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज, की पार्टनर्स। अब यहाँ तक आप पहुँच गए, आपको आपने ऐप बना लिया, आपको कस्टमर्स पता, आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना लिए, आपको कस्टमर के साथ बात करना, उसको मेंटेन करना, उसको खुश रखना आता है। उसके बाद आपकी बिजनेस अभी शुरू होने जा रहा है, तो डे टू डे एक्टिविटीज क्या रहेंगी, मित्रा की डे टू डे एक्टिविटीज क्या रहेंगी। उनका तो फैशन वेबसाइट है, उनको डेली कुछ नए प्रोडक्ट्स, कुछ नए फोटोज, कुछ नए आर्टिकल्स लिखना पड़ता है कि फैशन जगत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नया ट्रेंड आया, वो आ रहा है, तो ये कंटेंट होता है, ये कंटेंट क्यूरेशन करना पड़ता है। या उनका जो भी इंस्टाग्राम पेज है मित्रा का या फेसबुक पेज है, उस पर डे टू डे बेसिस पे पोस्ट डालने रहते हैं, ये उनका डे टू डे काम हो गया। उनकी मार्केटिंग कैंपेन चलते रहता है, एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है, बैनर्स लगते रहता है शहरों में, तो ये उनकी की एक्टिविटीज हो गई जो उनको ज़्यादा कस्टमर्स लाएगी। उसका की रिसोर्सेज हो गए, रिसोर्सेज मतलब जो मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ उसको पहुँचाने के लिए मैं कैसे अच्छी तरीके से पहुँचा पाऊँगा, कौन बनाएगा, या इसमें जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो कौन है। जैसे मेरी टेक्निकल टीम हो गई, वो मुझे ऐप बना के देगी, मेंटेन करेगी, वेबसाइट बना के देगी। मेरे जो कंटेंट लिखने वाले लोग हैं या सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो डिजाइनर्स हो गए, ये सारे लोग आपके की रिसोर्सेज में आ गए। उसका आता था की पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब ऐसे लोग जो आपके बिजनेस के बाहर हैं लेकिन आपके बिजनेस को चलने के लिए जरूरी है। बदनाम के केस में अगर मेरा शक्कर वाला कोई सप्लायर है, वेंडर हो गया मेरा, वो मेरा की पार्टनर है। मेरे जो कुल्लर आता है बनारस से, तो बनारस का आदमी मर गया तो मेरे को कोई बैकअप चाहिए कि वो नहीं तो वो ला देगा, तो मेरा की पार्टनर होगा। मैं कभी भी की पार्टनर्स की रिसोर्सेस में एक बैकअप प्लान बनाने के बाद इग्नोरेंस मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे कीज है बिजनेस चलने के लिए। अगर उसमें से एक भी चीज हिल गई तो शायद तुम्हारे सप्लाई चेन में गड़बड़ी आ जाए, चाहे तुमको तुम्हारी दुकान एक दिन बंद रखनी पड़ जाए, तुम्हारी वेबसाइट डाउन हो जाए, फेसबुक बीच बीच में डाउन होते रहते हैं अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो, इंस्टाग्राम कभी कभी बंद होता है। वो ऐसी चीज़ों की वजह से होता है कि कोई एक जिसको चीज़ पता थी, वो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो आया नहीं, ऑफिस में नहीं आया था, तो कुछ हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो की जिसमें आता है कि पार्टनर्स की रिसोर्सेस और की एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया आपके की पार्टनर्स। अभी आता है उसके बाद आपका आता है लास्ट वाला पॉइंट जो है कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट मतलब इन सब के लिए जो फाइनेंसेस लगते हैं या कहाँ पे आपका पैसा खर्च हो सकता है अगले वाले पैसे के बनाने के लिए, तो हो गया कॉस्ट स्ट्रक्चर। आप मित्रा के केस में उनको ऐप बनाना, वेबसाइट बनानी है तो कोई तो बना के देगा, या तुम्हारी टीम बनाएगी, उनको पगार देनी पड़ेगी,
तो वो कॉस्ट आ गया। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग, उनको बिलबोर्ड्स लगाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, वो कॉस्ट आ गया। ह्यूमन रिसोर्सेज आ गए, कंटेंट क्यूरेटर्स, जो मॉडल्स जो आपको अलग अलग अच्छे कपड़े पहन के जहाँ पे डिस्प्ले होते हैं वेबसाइट पे, उनको पैसे देने पड़ेंगे। लॉजिस्टिकल सर्विस, जो आपको डोर स्टेप डिलीवरी दे रहा है, वो उसके लिए किसी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, उनको पैसे देने पड़ेंगे। कस्टमर सर्विस, आपको 24/7 चलानी है, कॉल सेंटर चलाना है, तो वो भी पैसे आ गए, राइट। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर आती है, राइट। तो अभी हो गया, ये 9 चीज़ें हो गई। अब ये किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए ये एकदम ज़रूरी चीज़ें होती है। अभी जैसा मैंने आपको एक एक्टिविटी दिया था कि आपको ये ज़रूरी 9 चीज़ें, आपका जो पर्टिकुलर आइडिया है उसके बारे में लिखनी है। आपके पास, सबके पास आपका आइडिया तैयार है? अभी कोई है जिसका आइडिया अभी आना बाकी है? ओके, सबके पास आइडिया है अभी, ठीक है। आपका जो कैसा भी आइडिया रहने दो, छोटी मोमो की दुकान रहने दो, चाय की दुकान रहने दो, या फेसबुक जैसा बिजनेस, या कोई किसी को स्पेस में जाके कुछ तो माइंड करना, या एलियंस को ढूंढना, कुछ भी हो, कोई डाउट, ठीक है। तो कोई भी आइडिया जो वायबल हो, वायबल मतलब इफिशिएंट हो, जिससे आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सको, तो ऐसा आइडिया सोचो। आपको अभी बज रहा है 12:33 हो रहा है, 12:40 तक का मैं समय देता हूँ, आपके पास 7-8 मिनट है। ये जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, वो हर एक बॉक्स में पॉइंट वाइज लिखना। जैसे की एक्टिविटीज के नीचे पॉइंट नंबर 1 ये मेरी पहले की एक्टिविटी होगी, पॉइंट नंबर 2 ये मेरी दूसरी की एक्टिविटी, या कस्टमर के पेन पॉइंट सेगमेंटेशन जो कर रहे हैं वो पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है। और जब भी आपका हो जाए 12:40 को आपको स्टॉप करना है और सबमिट करना है। हम लोग आएंगे 12:40 को कलेक्ट करने के लिए। और इनाम याद रखना, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिलेगा बदनाम के आउटलेट्स पे अगर आप फर्स्ट 2 टीम्स में आ गए। तो रिजल्ट हम बाद में डिक्लेयर करेंगे सोशल मीडिया चैनल्स में। तो आपका समय शुरू होता है, आपके पास 7 से 8 मिनट है। कुछ डाउट आए तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो, मैं यही लंच के बाद फिर आइडिया की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आपका आइडिया चुरा रहा हूँ, ऐसा जोक क्या, अगर आप ये मान के चलो कि आप लोग आपका आइडिया चुरा के ना बिजनेस स्टार्ट करें, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको बताइए किसी भी आइडिया की वैल्यू कितनी होती है? $1 बिलियन नहीं, $1 बिलियन, कोई भी आइडिया की वैल्यू रहती है क्योंकि आइडियाज लाने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिसमें मैंने बताया कि दुनिया में 7 अरब लोग हैं। हर एक बंदे के दिमाग में 100 तो आइडियाज आते हैं हर जगह। आइडियाज की कमी जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जो शिद्दत से लेके आएंगे, उन लोगों की कमी है। तो आइडियाज आप बनाओ, हर जगह में शुरू करिए, बट आई प्रोवाइड यू द नॉलेज जो आप काम
स्टार्ट करने के लिए चलो सब इधर देख लो, सब इधर देख लो। ताली नहीं बजानी तुम्हारा। तो जो चीजें मैंने बताई, इतनी सारी चीजें बताई बिजनेस करने के लिए, ये लगता है कस्टमर मेंटेन करना पड़ता है, आइडिया चाहिए, पेन पॉइंट चाहिए, एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू, 10-12 चीजें बताई मैंने। देख लो भैया आगे, काफी सारे लोग नहीं देख रहे हैं, आगे देख लो प्लीज। करने के लिए कितनी सारी चीजें, इससे अच्छा मैं नौकरी कर लूँ, राइट? मेरे को 10-12 हज़ार की 50 हज़ार की नौकरी भी मिल जाए, वो काफी इजी है। एक जॉब करना काफी इजी होता है, बात सच में इजी होता है, आपको हार्ड भी लग रहा होगा। एक बार जॉब मिल जाने के बाद वो दुनिया का आसान काम होता है, लेकिन बिजनेस खड़ा करना काफी मुश्किल है। तो ये सारी चीजें जो है, काफी सारी चीजें हैं, और ये सारे चीजों का सिंक्रोनाइजेशन बैठ के बिजनेस को सक्सेसफुल करना अपने में एक हार्ड चीज है। बट अगर आप ये हार्ड चीज कर जाओगे दुनिया में, जिंदगी में, तो उसका रिवॉर्ड क्या होता है? सपोज मित्रा वाला जो सीईओ बैठा था, उसने ये 7-8 चीजें लिख ली, उसने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करी, अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगाया, इंटेलिजेंस लगाया, उसने सक्सेस करके दिखाया। लेकिन काफी सारी चीजें थी, हार्ड भी था, लेकिन उसने ये क्यों है लोग। इसके बाद पिछले महीने एक इन्वेस्टमेंट राउंड हुआ है जो इसमें कैलकुलेटेड नहीं है, ये है $1 billion, $200 billion, राइट? ये शायद कॉम्प्रेमेंट नहीं होगा, ये है रुपीज में 93 अरब रुपए, 93 अरब 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ तो चलो चिल्लर है, 93 अरब। तो अपने आइडिया पे शिद्दत से काम करने की वैल्यू, उनका उसका मुनाफा या उसके बदले जो आपको मिला वो ये है 93 अरब। आप, मैं भी नहीं सोच सकता, आप भी नहीं सोच पाओगे। 93 बिलियन रुपीस काफी बड़ी अमाउंट होती है, और वो है उनकी मेहनत का फल जो जिन्होंने भी ये किया, ठीक है? तो इसलिए ये हार्ड चीज है, इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं या 1 घंटे से जो भी चीज सुन रहे हैं, ये आसान भाषा में तो समझिए हमने, बट ये इम्प्लीमेंट करना उतना ही हार्ड है। उसके लिए आपको शिद्दत से काम करना चाहिए, और करोगे तभी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस मिलेंगी, ठीक है? हम बढ़ते थोड़ा सा आगे। अब 5 मिनट लूंगा मैं आपके पास। अब मैं आपको बदनाम चाय का केस स्टडी समझाना चाहता था, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, ठीक है? बदनाम चाय का जो मैं ये कैनवस मॉडल पे समझाना चाहता था, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उसका आइडिया ये, कस्टमर के पेन पॉइंट ये है कि अफोर्डेबल कॉस्ट में वाइबिंग प्लेसेस मिलना थोड़ा टफ है। जैसे कि आपको सीसीडी में जाना पड़ता है, थोड़ा बहुत अच्छा वाइब चाहिए, स्टारबक्स जाना पड़ता है, दोनों भी अफोर्डेबल नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया। मेरे लिए भी नहीं सर। तो हम लोग जो भी आउटलेट्स भी बना रहे हैं, थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट्स वाले बना रहे हैं जो अफोर्डेबल, मतलब हमारा सबसे छोटा प्रोडक्ट है 10 रुपए का, 10 रुपए लेके भी आप बैठ सकते हो अंदर, राइट? तो काफी अफोर्डेबल है। अब आप 10 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, फिर छोड़ ही दो। तो आइडिया ये हुआ कि वाइबिंग प्लेस तो अफोर्डेबल प्लेस में हमारे रिसोर्सेज पार्टनर्स मैंने बता दिए। रेवेन्यू स्ट्रीम जो इसका है कि मैं ऑफलाइन चीज़ें बेचूंगा, चाय बेचूंगा, सैंडविच बेचूंगा, उससे मुझे पैसा आएगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि दुकान सेटअप करना, उसका रेंट आ गया, वहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनका पैसा आ गया, डिपॉजिट आ गया, ये सारी चीज़ें कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये था बदनाम का केस स्टडी। इसके बाद में बस आपको मैं एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता तो दी, लेकिन क्या होता है ना, आपकी उम्र में जुनून काफ़ी रहता है और ब्लाइंड फेथ काफ़ी रहता है कि जैसा कोई मूवी देख ली, 3 इडियट्स देख ली, बाइक लेके चल दिए लद्दाख, या गिटार लटका के चल दिए लद्दाख, जाना है भाई पूरे इंडिया की बाइक टूर करनी है। ऐसा नहीं होता जिंदगी में। कोई भी रिस्क लेना, बिजनेस इज अ रिस्क, मैं भी मानता हूँ, उसका रिवॉर्ड भी उतना ही बढ़िया होता है, लेकिन कोई भी रिस्क लेने से पहले उसका कैलकुलेशन आना चाहिए। जो मैंने बताया वो तो चलो एक प्रोसेस हुआ कि आपका आइडिया अच्छा भी हो तो उसको पहले एक प्रोसेस में, स्ट्रक्चर में बिठा लो, उसके बाद जज करो, ठीक है? तो कोई भी आइडिया है आपके पास तो उसको उसका एक रिस्क कैलकुलेशन आना चाहिए आपको कि अगर वो आइडिया 6 महीने में बिना प्रॉफिट के चला लो तो क्या मैं सह पाऊंगा? क्योंकि इंडियन सोसाइटी में स्पेसिफिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बिजनेस करने के लिए प्रमोट नहीं करते, खुद से तो करते ही नहीं है। अगर कर भी ले तो उसको वो खींचते पीछे। अभी जो बदनाम जाएगा, अगर आपको स्टोरी पता होगा मेरे इंटरव्यू से, तो बदनाम जाएगा भी स्टोरी यही है। तो मैंने मेरी जॉब छोड़ के, मेरी काफ़ी अच्छी जॉब थी, तो वो छोड़ के जब हमने स्टार्ट किया तब मेरे घर वालों को भी लगा कि अरे यार 2 लाख रुपए कमा रहा है ये, क्यों अभी छोड़ छाड़ के चाय बेचेगा ये। तो पहले ही बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एनवायरनमेंट रहता है इंडियन हाउस होल्ड्स में, कोई भी कम्युनिटी लोग, सब में यही हाल है। तो जॉब छोड़ के अगर कोई बंदा ऐसा करेगा तो खानदान का नाम बदनाम कर देगा वो। तो इसलिए हमने वो शब्द वहाँ से उठाया था, बदनाम चाय, इसलिए मैंने बदनाम चाय स्टार्ट कर दिया था। तो ये स्टोरी है बदनाम की। तो ये हर एक घर की कहानी है। तो और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमेशा आपको एग्जांपल देंगे कि वो दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने कपड़ों की दुकान डाल दी,
वो लुट गए, उनके 20 लाख रुपए चले गए, या किसी ने कोई तो बिजनेस शुरू किया वो डूब गया। उनके पास 99 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो फेल वाले हैं, और इसीलिए कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि अपना बच्चा या बच्ची बिजनेस करके लॉस में चले जाए। बट उनके पास वो एक बंदा या बंदी नहीं है जो सक्सेसफुल हुआ, जो काफी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल हुआ, तो आपको वो एक एक बंदा ढूंढना है। तो 99% रिस्क है बिजनेस में, ये रिस्क आप तभी कम कर सकते हो जब आपको रिस्क कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बदनाम के केस में कि मेरे पास सेविंग्स पड़ी थी मेरे जॉब से, तो मैं 6 महीना बिना प्रॉफिट के भी चला सकता हूँ। आपके कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जो अच्छे पॉइंट्स, आपकी जो स्ट्रेंथ्स है, उसके बलबूते पे आप आपके रिस्क कैलकुलेट करो। कि ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ के बिजनेस में उतर गए, नहीं, आपके पास रिसोर्सेस है वो देख लो पहले, आपके पास अच्छी टीम है, अच्छा आइडिया है, थोड़े बहुत पैसे हैं, अगर मुझे इनकम नहीं भी मिला तो भी काम चल जाएगा, या इसका टारगेट मार्केट बहुत बढ़िया है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, मुझे लोगों से बात करना आता है तो मैं कस्टमर जोड़ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें देख लो, उससे क्या होता है रिस्क कम होते होते जाते हैं। इसके बाद बिजनेस में उतरना, उसके बाद भी डाउट आया तो मैं, मेरे दोस्त है, स्टार्टअप कम्युनिटी है, हम लोग औरंगाबाद के स्टार्टअप कम्युनिटी भी बना रहे हैं। तो और इंडिया में भी काफ़ी सारी स्टार्टअप कम्युनिटीज़ है, उसमें भी आप सवाल पूछ सकते हो, सोशल मीडिया पे पूछ सकते हो, राइट। तो ये मेरा आखिरी पॉइंट था कि कोई भी चीज़ ना ऐसे अड़म दलम मत किया करो, क्योंकि इस उम्र मैंने जब जैसा मैम ने बताया था, मेरी पहली कंपनी थी, मैं जब थर्ड ईयर की छुट्टियाँ लगी थी, समर हॉलीडेज थे, तब हमने हमारी पहली कंपनी शुरू की थी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की। वो इंडिया की आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी होगी जो ऑर्गेनिक फूड ऑनलाइन बेचती थी। अमेजोन भी उसके 2-3 साल बाद आया था ऑर्गेनिक सेक्टर में, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो कि हमने रिस्क कैलकुलेट नहीं करी थी। तो जैसा मैंने बताया कि वो फेलियर तो था। तो ये चीज़ें मैंने सीखी है, पहले कैलकुलेट करो अपना रिस्क, उसके बाद बिजनेस में उतरो, ताकि ये जो 99 वाले जो फेलियर एग्जांपल्स है ना वो कम हो। तो 99 के 95 हो, 90 हो, 80 हो, 70 हो, ताकि तुम जितना कम फेल होंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता जाएगा इंडियन सोसाइटीज़ में। लोग कम एग्जाम्पल देंगे, लोग प्रमोट करेंगे खुद के बच्चों को कि जाओ थोड़ा बिजनेस भी कर लो, लोगों को नौकरियाँ दे दो, राइट। इसके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपको कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। जी, perfect age to start a startup because अभी मेरे को पता नहीं कि मतलब रिस्क कितना होगा एंड ऑल, एंड दिस एज में स्टार्टअप इज बिजनेस का ना परफेक्ट एज नहीं होता, परफेक्ट सिचुएशन बोल सकते हो। तो सिचुएशन भी वैसे परफेक्ट नहीं होता, बट एज इज नॉट अ फैक्टर। मैंने ऐसा यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखा है जो उस बंदे ने आई थिंक 17 या 16 साल में शुरू किया था। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन जिसकी वैल्यूएशन हो, तकरीबन 75 अरब रुपए जिसकी वैल्यूएशन हो, वो 17 साल की उम्र में शुरू किया था उसने। बट ऐसा नहीं कि 17 साल की उम्र में करना ही, उसके पास रिसोर्सेस थे। तो ये सिचुएशन होते हैं, आपके पास अच्छे से कनेक्शंस बन गए, आपको जिस चीज़ में स्टार्टअप करना उसका डोमेन नॉलेज आ गया, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो बिजनेस को एक कदम आगे लेके जाने के लिए। तो जो मैंने चीज़ें बताई थी रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो वो 4-5 चीज़ें आपके पास जुड़ के आ गई। नो मैटर व्हाट योर एज इज, बट ये 4-5 चीज़ें अगर आ गई तो यस यू कैन ट्राई विद अ प्रॉपर। अगर आप थोड़े कम उम्र के हो तो एक मेंटर ढूंढ लो, मेंटर मतलब जो उस दौर में से गया हुआ और आपसे कम से कम 10 साल बड़ा। most importantly how to find investor for our company? मुझे कॉल करो, मैं इन्वेस्ट कर दूँगा। हाँ जी सर, येलो बैग्स आपका क्या है सर? येलो बैग्स वो सीईओ थे येलो बैग्स के, अभी तो ऑपरेशनल नहीं है कंपनी, मैं सीएफओ था, वो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो येलो बैग्स एक ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग प्लेटफॉर्म था, बिग बास्केट जैसा ही। बिग बास्केट जब शुरू हुआ था उसी के दौरान शुरू हुआ था। Tier 2 सिटीज़ में हम ग्रोसरी डिलीवरी करते हैं। Tier मतलब जो ये बड़े बड़े प्लेस है, बिग बास्केट वगैरह, वो बेंगलोर, मुंबई, पुणे ऐसे सिटीज़ में, हम लोग नासिक, औरंगाबाद, जबलपुर, भोपाल ऐसे छोटे छोटे सिटीज़ में एक्सपांड कर रहे थे। एंड सर, हाउ ओल्ड इज बदनाम चाय? 1 जुलाई को स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। कोविड? हाँ, कोविड का सेकंड वेव होने के बाद। सर अभी करंट रेवेन्यू कितना है सर आपका? अभी आइडियल कंडीशन में 50 लाख पर आउटलेट है। 50 लाख इसलिए क्योंकि हर दिन का वो जो रेवेन्यू रहता है, हर दिन का रेवेन्यू तकरीबन 10-12 हज़ार का तकरीबन रहता है, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 12 कर दो, सालाना रेवेन्यू आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है सर आपका? ग्रॉस प्रॉफिट 40%, नेट प्रॉफिट 20%। फ्रेंचाइजी चाहिए तो वेबसाइट पे जाओ, badnaamchai.com with double E। डिस्काउंट? हाँ जी। सर बदनाम चाहे नाम हेड कैसा होता है?
तो जब हमने शुरू कर रहे थे नौकरी छोड़ छाड़ के चाय बेचने की कोशिश कर रहे थे, घर वाले बोले थे कि ऐसा मत करो, हमारा नाम बदनाम कर दोगे, इसलिए जी। सर आपने चाय ही क्यों सिलेक्ट किया, मतलब बाकी के जो लोकल्स रहते हैं, लोकल एरिया में चाय रहते हैं, आपकी चाय में ऐसा क्या स्पेशल है जो चाय पीने वाले ना चाय पीने के लिए आपकी दुकान पे नहीं आते, चाय के साथ जो चीज़ें कर रहे हो वो उसके लिए, जैसे चाय के साथ आप दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर पा रहे हो, आपको गाने सुनने मिल रहे हैं, आपको एक वाइब मिल रही है, तो हमेशा चाय बेचने के लिए नहीं बेची जाती। सर तो चाय का ही कैसे थॉट आया मतलब आप वैसे सिर्फ चाय का नहीं आता, टू बी फ्रैंक, वैसे मैंने ऑलरेडी 4-5 बिजनेसेस कर लिए थे सब फेल, तो मुझे लगा कि ठीक है चलो ऑफलाइन कुछ कर लेते हैं, चाय पसंद होती है सबको, मुझे भी पसंद थी, तो मुझे लगा एक जैसे मैंने बोला कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए मैंने शुरू किया था कि एक दुकान हो जाएगी, सेट हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद मैं आऊँगा भी नहीं तो पैसा आता रहेगा, इस थॉट से शुरू किया था, बट लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया, कस्टमर्स बनते गए, ब्रांड बढ़ता गया, तो फुल टाइम हम वही कर रहे हैं जी। फ्रेंचाइज की कीमत क्या है? प्लीज कम अगेन। मतलब मेरे पास भी रिसोर्सेज नहीं, आई डोंट हैव एनी फंड्स। हाँ। बट मेरा मतलब दिल है कि मैं जॉब करना ही नहीं चाहता और मुझे बिजनेस में ही जाना है। ठीक है। तो क्या है प्रोसीजर? तो आपने दो अलग अलग सवाल पूछे, जॉब करना नहीं है, ये एक सिचुएशन होगा, दूसरे रिसोर्सेज कैसे मिल के आना है, तो जॉब करना ही नहीं है, इट्स अ रॉन्ग माइंडसेट, जॉब करना भी चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें थोड़ा डिसिप्लिन्ड शेड्यूल की आइडिया आती है, एक बड़ी कंपनी कैसे चलती है वो पता चलता है, थोड़ा बहुत सेविंग करने के लिए भी पैसा मिलता है, खुद का बिजनेस करना तो थोड़ा बहुत तो फंड चाहिए ना, तो वो फंड भी आप जमा कर सकते हो जॉब से, ये वो पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका था रिसोर्सेज, तो लोग जोड़ना आपको आना चाहिए, जैसे कि आपको अगर कोई ऐप बनाना है तो ऐसा कोई बंदा ढूंढो जो ऐप बनाता हो, जो आप उसको 50% शेयर दे दो कंपनी का और वो आपके लिए ऐप बना दे, तो लोगों को जोड़ना आना चाहिए। दो चीज़ों पे ध्यान देना हमेशा, किस चीज़ पे काम कर रहे हो और किन लोगों के साथ कर रहे हो, ये दो चीज़ें याद रखो, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप ईमेल कर सकते हो hello@badnamchai.com, या वेबसाइट पे जाओ badnamchai.com, मोबाइल है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस डालो, क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे, विल टेक दोस क्वेश्चंस ऑफलाइन, या बाहर मिलो, बाहर बात करते चलो। थैंक यू सो मच। To end. So I'm here to just give a vote of thanks. At the outset, I want to thank Mr. Tushar Shinde for accepting our invitation. He's got a very tight schedule. You can see he's put his fingers in so many pies, and finally he's got a great success in Badnam Chai, which is one of the very enterprising startups that he's having. He's expanding. I've been watching him on Instagram, I've been watching his statuses, and he's now going for, franchises, contracts, appointment of contractors, and so on and so forth. So he's a job creator, he's a job giver. So I believe that you all those who have that kind of aptitude should aim to be a job giver rather than a job seeker. But to become a job giver, as he said very well, that you should also get yourself disciplined, and for that you should seek a job and try to see what it takes to work for someone, so that you will be in a position to not only encourage but appreciate people who would be working for you when you become a job giver, when you become an entrepreneur. So I really thank Mr. Tushar Shinde, and I also thank his associate who is here with us, who is also a startup and a great innovator, Mr. Rishikesh Pawar. He's been here with us throughout this session. So I thank both of them for coming and gracing this occasion and inspiring us and our students here. I would thank the management of Maulana Azad Education Trust for enabling us to conduct such programs in our institution. Our principal, Dr. Abu Bakr sir, the president of the IIC, under the auspices of whom we are conducting these programs, or a series of programs trying to make you entrepreneurs. And I would like to thank the convener of today's activity, Dr. Furqan Khan, and all those who have been associated, Ms. Dura Shivar for conducting the initial phases of the session.
and all the teaching and non-teaching staff of this institution, and you students for patiently listening to what Tushar was speaking to you about, and not only that, also participating in a very nice activity that he had with regard to business model canvas. So once again, thank you so much. Now, as a token of appreciation, I would just give him a memento of our college as a token of appreciation, as a memory of this particular event today. Thank you. Thank you. We'll be sharing his email and his number if he wants, if he allows, and then you can be in touch with him. Thank you so much. Just a second. अगर आपको कांटेक्ट करना है, कोई भी डाउट्स पूछना है तो ईमेल या फोन नंबर नोट डाउन कर लीजिए. मेरा ईमेल आईडी है tushar.shinde255@gmail.com. It's tushar.shinde255@gmail. आप सोशल मीडिया पे भी मैसेज कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द स्टार्टअप किड. इट्स d.startupkid, d.starupkid. Yes, sir. उसमें भी डीएम कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. व्हाट्सएप नंबर